गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया हुआ कि भाई 150 घंटे में आपको प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा यहाँ पे, तो उसके एक नए भाग के रूप में मैं इकोनॉमी की बात करूँगा और इसकी जो शुरुआत होगी पहली ही क्लास है। और पहली क्लास में देखो, इकोनॉमी थोड़ा सा आप कह सकते हैं डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो उसमें जो शब्दावलियाँ हैं वो बहुत आप कह सकते हैं परेशान करती हैं स्टूडेंट को। तो उन शब्दावलियों को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और क्योंकि वो प्रयोग होने वाली हैं आगे चल के इकोनॉमी के पोर्शन में तमाम सारी जो है सो शब्दावलियाँ मिलती हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे एक बार फटाफट देखेंगे और इसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक शब्दावलियाँ, और ख़ास बात आर्थिक शब्दावलियाँ को देके और उनकी परिभाषा को देके वो सम्मिलित करने के लिए बात करता है यूपीएससी, और सम्मिलित करने के तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और या फिर सीधे सीधे परिभाषाएं पूछ दी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें एक कुछ दिया रहा होगा शब्दावली, और उसके नीचे क्वेश्चंस में आप देखेंगे जो उसके ऑप्शन होंगे ए बी सी डी में। ठीक है, और पूछेगा भाई ये इसकी परिभाषा है कि नहीं है, तो उसमें से आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहला हमारा चैप्टर है आर्थिक शब्दावलियाँ, ये कह सकते हैं पहली क्लास है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए व्यूअर हैं वो जान लें कि ये 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मूल शब्दावलियाँ क्या हैं। सबसे पहली बात जो है, हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। तो मैं परिभाषाओं को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा, आप लोग भी उसको 2 या 3 बार देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद में सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। सबसे पहली बात, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, ध्यान दे दिया जाए यहाँ पे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, विनिमय मतलब उनका एक्सचेंज कैसे किया जाता है, और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनका वितरण, उनका एक्सचेंज जो भी होता है उनका, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र शब्द जो है वो संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द के दो यहाँ पे आप कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका नाम होता है अर्थ का मतलब धन, और शास्त्र का मतलब होता है यहाँ पे संधि, मतलब धन का अध्ययन। ठीक है, धन का अध्ययन, शास्त्र मतलब अध्ययन। ठीक है, धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं, जो भी सेवाएं यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं, उनका वितरण कैसे होता है, और उनका उत्पादन कैसे होता है, वितरण कैसे होता है, विनिमय कैसे होता है, उनका उपभोग कैसे किया जाता है, उसी का क्या है, अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है एकदम से। ठीक है, इसमें कोई वर्णन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। 12th की एनसीईआरटी, तो 12th की एनसीईआरटी माइक्रो और मैक्रो के बारे में बात करते हैं, व्यष्टि और समष्टि की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे, देख लो, परिभाषा देख लो, पूछा जा सकता है और पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। यह लोगों और व्यापार के निर्णयों एवं बाजारों में उन निर्णयों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसका लक्ष्य उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा को समझाना है। ठीक है, तो ये एक तरह से कैसा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोग और जो व्यापार है उसके निर्णय एवं बाजारों में उन निर्णयों की परस्पर क्रिया का अध्ययन है। ये परस्पर क्रिया का क्या है, अध्ययन है, जिसका लक्ष्य होता है कि उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा को समझाना। ठीक है, कि कितने मात्रा में वस्तुएं हैं, उसकी कितनी कीमत है, कितने मात्रा में सेवाएं हैं और उसकी कितनी कीमत है, इसको समझाया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे।
समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रिया यथा राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रा संचलन आदि का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। राष्ट्रीय आय क्या होती है, उत्पादन क्या होता है, रोजगार बेरोजगारी क्या होती है, व्यापार चक्र कैसे काम करता है, मुद्रा संकुचन और सामान्य मूल्य स्तर, ये सब किस में आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक हैं सारे, ये सारे अलग अलग और इकोनॉमी में आपके सारे अलग अलग टॉपिक दिए गए, सबकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, मूल अंतर समझिए। इसमें मूल अंतर क्या है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। यहां पे हमने देखा हुआ था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय उपभोग की बात करता है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसकी बिल्कुल भी जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परिभाषा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम देख लेते हैं यहाँ पे, अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन और खपत तथा मुद्रा की आपूर्ति की स्थिति को प्रकट करता है। तो आपने देखा हुआ बिल्कुल परिभाषा कैसी है, चेंज हो गई है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वहां पे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण विनिमय उपभोग की अध्ययन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, खपत और मुद्रा की आपूर्ति की स्थिति को भी प्रकट करता है। तो मूल अंतर आपने समझा हुआ है। यहां पे मुद्रा की आपूर्ति की स्थिति की भी बात की जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक और खास बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें यहाँ पे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं, निजी स्वामित्व में होते हैं। भारत में बहुत सारा निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण भारत में बहुत सारा किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर किसी भी चीज का क्या कर दिया जाए, पूंजीकरण कर दिया जाए या निजीकरण कर दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे बात समझे कि मुख्य साधन के रूप में निजी स्वामित्व में होते हैं, और इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। लाभ कमाना ही इस व्यवस्था की मुख्य अवधारणा होती है। लाभ कमाना है। ठीक है, यहां पे सरकार का आप कह सकते हैं इंटरफेयर बहुत कम होता है, इवन होता ही नहीं है। सरकार ही डिसाइड करती है कि कैसे काम करना है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, सब कुछ क्या कर रहा है, निजी क्षेत्र ही क्या करता है, डिसाइड करता है। अर्थात बाजार, सरकार की बाजार को नियंत्रित करने की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था देख लो। हालांकि आप देखेंगे कि नेहरू जी है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े पक्षधर थे। हाँ, रूस में जाके होके आए हुए थे, वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। शुरू में ऐसा काम किया गया था, लेकिन जब आप देखेंगे 90s में भारत में क्या हुआ, 90s में जब क्राइसिस आया भारत में तो बहुत दिक्कत हुई, तो वहां से कुछ चेंजेस किए गए थे राव मनमोहन फार्मूला के अनुसार, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पहले की बात हो रही थी। यहाँ पे ये क्या है, एक बार समझ लो फटाफट। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, नोट कर लिया जाए, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है, अतः उत्पादक संपत्ति जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए ना करते हुए सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसके लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए। यहां पे निजी पार्टनर्स की भूमिका नगण्य रहती है। कैसी रहती है, नगण्य रहती है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है और कार्य करती है। ठीक है, हाँ देखते हैं इसके बारे में कैसे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। ठीक है,
दोनों मिल गई हैं यहाँ पे, समाजवादी भी आ रही है और पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत इसी ढर्रे पे काम कर रहा है, भारत क्या है, इसी ढर्रे पे काम कर रहा है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई हुई है तो वहां से आप देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग धीरे धीरे क्या है बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो है, क्योंकि भारत जो है बहुत गरीब देश है। ध्यान रखना, भारत डेवलपिंग कंट्रीज में से गिना जाता है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि भारत अभी भी बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब देश है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कार्य करती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार एवं कुछ पर सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब कुछ सरकार नियंत्रित करती है और कुछ बाजार का नियंत्रण किसी चीजों पर होता है। मूल्य निर्धारण देख लो क्या क्या है, मूल्य निर्धारण बाजार एवं सरकार दोनों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि यहां पे निजी पार्टनर्स और यहां पे पब्लिक पार्टनर्स दोनों क्या करते हैं, सहभागिता से काम करते हैं और सामान्यतः सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है। मित्रों खास ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि यहाँ पे नियामक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियामक कौन है, नियामक सरकार होती है और वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। जैसा कि मैं बोल रहा था, यहां पे आपको दिख भी गया होगा। और यह अर्थव्यवस्था कम विकसित एवं विकासशील देशों में अधिक प्रचलित होती है। अच्छा, मैं गरीब, देखो गरीब कहना थोड़ा सा ना बड़ा खराब लगता है, तो इस वजह से क्या कहा जाता है, भारत को क्या विकासशील बोल दिया जाता है। वो जो बहुत गरीब है, भयंकर वाला, कैसे भयंकर वाले गरीब, उनको क्या है कम विकसित बोला जाता है, ठीक है, बुरा ना लगे इस वजह से क्या है अल्प विकसित विकासशील बोल दिया जाता है। लेकिन है कैसे, गरीब देश है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि की बात करें, आर्थिक वृद्धि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं, देख लो एक बार परिभाषा, पूछा जा सकता है किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में वृद्धि, सबसे पहली बात। दूसरी बात आर्थिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि क्या है, आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहे हैं। और आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वॉल्यूम, मतलब क्या है परिमाण बतलाती है, परिमाण बतलाती है, ठीक है। तो ये क्या है आर्थिक वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि, सिर्फ जीडीपी में वृद्धि को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्थिक समृद्धि बोल देते हैं, आर्थिक वृद्धि बोल देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोल देते हैं, ठीक है। जीडीपी की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, इसके आगे शब्दावलियों में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि से व्यापक होती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, आर्थिक वृद्धि जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा निचला स्तर है, लेकिन आर्थिक विकास एक बहुत व्यापक स्वरूप को धारण किए हुए है, ठीक है। तो इसकी संकल्पना आर्थिक समृद्धि से व्यापक होती है और नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी देश या जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उसकी बात करी जा रही है, ठीक है, जहाँ ये आर्थिक वृद्धि में। लेकिन आर्थिक विकास एक ओवरऑल फिनोमिना है। हाँ, इसमें आपको सामाजिक पक्ष भी दिख जाएगा, आर्थिक पक्ष भी दिख जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास जो है एक बहुत व्यापक संकल्पना है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक सारे पहलुओं को लेकर चलता है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उसमें वृद्धि की बात करता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जीडीपी में वृद्धि की बात करता है, उसको हम लोग आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। लेकिन आर्थिक विकास सारे पहलुओं को लेकर चलता है, क्या क्या, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी, इसको खत्म करना, इसका क्या है आप कह सकते हैं इसका पूरी तरह से प्रमुख लक्ष्य में गिना जाता है, ठीक है। तो इसकी बात आप परिभाषा समझ गए। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मूल अंतर क्या है, आर्थिक विकास जो है संपूर्ण फ्रेमवर्क को लेकर चलता है, हर एक चीज को लेकर चलता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है वो क्या है जीडीपी में वृद्धि को ही बताती है सिर्फ, ठीक है। बात समझ में आ गई।
और कहा जाता है कि भाई अगर ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या ये होगा, आर्थिक वृद्धि हो रही तो क्या आर्थिक विकास हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो हो सकता है कि आर्थिक वृद्धि भी हो जाए। ठीक है, बात समझ गए? नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इसको कैसे इसके तमाम सारे देखो, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी ये शब्दावलियां बता रहा हूं, ये अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में क्या है, एक टॉपिक है, और इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक आय देखो, राष्ट्रीय आय देखो, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान, एक पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसका तात्पर्य क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित जो भी हमारी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उसके शुद्ध मूल्य के योग से इसका हम लोग तात्पर्य निकालते हैं, और इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी राष्ट्रीय इनकम में क्या है, राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। ठीक, कोई विदेश में जैसे विदेश में कोई नौकरी कर रहा है, कुछ पैसे भेजता होगा ना, कुछ पैसे भेजता होगा, तो उसको हम लोग किसमें गिनते हैं, नेशनल इनकम में गिना जाता है उसको। और आगे देखेंगे, और इसे जो है, जो यहां पे शुद्ध अर्जित आय है, इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, कैसे कैसे जो है इसमें परिभाषा बताई जा रही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में की गई थी। उनकी किताब है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब है। इस किताब को कई बार पूछा गया, स्टेट की से भी पूछा गया है, और अब कह सकते हैं पुराने जमाने में यूपीएससी में भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इनकी किताब है। हालांकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी चर्चा की हुई थी कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आर्थिक निकास की एक तरह से जो सिद्धांत है, कंसेप्ट उसको प्रतिपादित किया था, उसको क्या है, इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ठीक है, और इसमें उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया गया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में कैसे कैसे हमने देखा हुआ है, इसका तात्पर्य हमने देख लिया हुआ है, और कैसे इसको निकाला जाता है, क्या क्या इसमें शामिल होता है, वो भी हमने बात कर ली हुई है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, आर्थिक वृद्धि में हमने उसकी बात की थी कि जीडीपी में अगर वृद्धि होती है तो वो क्या है, आर्थिक वृद्धि है। और यहां पे हम जो बात करने वाले हैं उसी की, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कई बार यूपीएससी अलग अलग परिभाषाओं से पूछ देता है इसी के बारे में, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो देख लो एक बार परिभाषा क्या है, जीडीपी एक विशिष्ट समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर, बाहर नहीं, ध्यान रखना, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, एक विशिष्ट समयावधि में, एक विशिष्ट समय में किसी देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर है, बाहर नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, शुद्ध विदेशों से भी अर्जित आय की हम लोग बात कर रहे थे। यहां पे हम क्या, सिर्फ घरेलू, घर के अंदर, मतलब देश के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, कितना पैसा बन रहा है, उससे कितना पैसा बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। इसे सामान्यतः किसी देश के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की समृद्धि सूचक माना जाता है, या समृद्धि का सूचक माना जाता है। बात समझ रहे हैं, जो भी आपने एक वर्ष में अपने देश में जो भी सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित की हैं, उसका मौद्रिक मूल्य, कितना पैसा बन रहा है उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में और भी कुछ तथ्य मिल रहे हैं आपको परिभाषा में। जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान निर्माण लागत और विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहां पे क्या नोट किया जाएगा,
विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। यहां पे भाई जो भारत में है कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। भारत में कोई विदेशी कंपनी आ गई, उसको जो भी उत्पादन हो रहा कुछ ना कुछ पैसा दे रहा होगा ना, कुछ ना कुछ पैसा दे रहा होगा यहाँ पे सरकार को टैक्स के रूप में, जैसे भी दे रहा होगा कुछ तो उस वस्तु और सेवा का मूल्य रहा होगा, मौद्रिक मूल्य रहा होगा, उसको भी क्या किया जाता है यहाँ पे गिना जाता है, अर्थात जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और भी देख लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। अभी हमने देखा हुआ था यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, और यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां ये कई बार यूपीएससी में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, और हर बार कई बार होता क्या है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सही से समझा तो गलत करके आ जाएंगे। देखो यहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश के निवासियों द्वारा, विदेशियों द्वारा नहीं, ध्यान रखना, देश के निवासियों द्वारा देश में, खुद के देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। बात समझिए क्या कहना चाह रहा है। अगर आपका कोई फैक्ट्री अपने खुद के देश में है और वही फैक्ट्री दूसरे के देश में है, ठीक है, तो वहां पे जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, अंतिम रूप से उत्पादित हो रही हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को हम लोग किसमें गिनते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिनते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो क्या है, फॉर्मूला देख लो, यहां से समझ में आएगा और अच्छे से। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, वही जीडीपी जिसकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें माइनस करेंगे। माइनस क्या करने वाले हम, विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसको माइनस क्यों कर रहे हैं हम, माइनस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि भाई जो विदेशी है अपने घर में अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ तो भेजता होगा, सारा तो भारत सरकार को नहीं दे रहा होगा, या फिर जिस देश में होगा सारा तो नहीं दे रहा होगा, टैक्स के रूप में कुछ दे रहा होगा, लेकिन जो पैसा वो बाहर भेज देता है, अपने देश में भेज देता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। और प्लस क्यों हम कर रहे हैं, कुछ इसमें कुछ प्लस भी कर रहे हैं। देखो, विदेश में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मतलब अभी हमने बता दिया हुआ था कि जो आप फैक्ट्री यहां पे लगा रहे हैं उसका अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है, और विदेश में जो फैक्ट्री लगी हुई है तो उससे क्या है, आप भारत भी तो कुछ भेज रहे हो, कुछ भारत भेज रहे हो, तो वो क्या है, भारत के जीएनपी में ऐड हो जाता है, बात समझ में आ गई। विदेशी कुछ भेज रहे हैं, माइनस कर दिया। हमारे आदमी क्या है, विदेश से कुछ हमारे पास भेज रहे हैं, अपने देश में भेज रहे हैं, उसको हम लोग प्लस कर दिया, तो ये क्या है, जीएनपी का फॉर्मूला है। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की भी बात कर लेते हैं। कुछ चीजें और हम लोग यहां पे गिनेंगे, कुछ चीजें और गिनेंगे। यहां पे देख लो, यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों परिभाषाएं आपको जीडीपी और जीएनपी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं एनएनपी की। देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मतलब कहने का क्या है, इसका जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां पे एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल ह्रास। ठीक है, यहां पे हम लोग मूल ह्रास की बात कर रहे हैं। अब देखो कुछ, अब ये मूल ह्रास क्यों कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास में जो चीजें हम खोज रहे हैं वो मिल नहीं रही हैं। मूल ह्रास क्यों कर रहे हैं भाई, कुछ चीज हमने भेजी होगी इधर उधर, कुछ टूट फूट हुई, कुछ घिसी होगी, कुछ उसका अवमूलन हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। भाई मैं कहूं कि भाई जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, इस बोर्ड पे भाई ये क्या पेन है, अगर इसको मैं कहीं भेज रहा हूं, हो सकता है ये टूट जाए, कुछ टूट फूट जाए, घिस जाए, इसकी उम्र बढ़ जाए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। इस वजह से क्या है
अगर आपको एनएनपी निकालना है तो यहां पे आप देखेंगे जीएनपी से मूल ह्रास क्या है, कम कर देते हैं। मूल ह्रास का तात्पर्य यहां पे देख लो, उत्पादक गतिविधियों में उपयोग के दौरान टूट फूट के कारण हुए अचल पूंजी के अवमूलन से है। मैंने बता दिया था अगर ये टूट जाए, फूट जाए, इसको घिस जाए, कुछ भी हो जाए इसका, तो इसी वजह से क्या करते हैं हम उसको जीएनपी में से मूल ह्रास को कम कर देते हैं। और यह देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का अधिक सटीक माप है। ठीक है, तो ये क्या है, किसी देश की जो वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का सबसे सटीक परिमाप है, आप कह सकते हैं माप है एक तरह से। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको जीडीपी समझ में आ गया, आपको जीएनपी समझ में आ गया, आपको एनएनपी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हुई हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग लिखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे GN और P। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सारे मुद्दे क्या हैं, अपने आप में एक चैप्टर है, एक अपने आप में क्या है, अध्याय है। तो हम लोग क्या अभी देख रहे हैं, सिर्फ आर्थिक शब्दावली में कोई बात कर रहे हैं लोग। प्राइमरी सेक्टर यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। कोई भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज नहीं होती, कुछ सीधे सीधे हम उसको उपयोग कर लेते हैं, उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे इसमें कृषि आ जाती है, वानिकी आ जाती है, मत्स्य पालन है, खनन आदि जैसी आर्थिक गतिविधियां यहाँ पे शामिल होती हैं। मतलब यहाँ पे प्राइमरी क्षेत्र उसको बोलते हैं भाई जिसमें कोई हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे उसका हम लोग उपयोग कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कच्चे माल मतलब उसका हम विनिर्माण करने वाले हैं, अभी हमने कच्चा माल प्रयोग किया हुआ है सिर्फ। हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी चीजें हमने उसको कच्चा माल ले लिया, उसका मैन्युफैक्चर किया, और वही द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर में क्या है आ जाता है। जैसे यहां पे उदाहरण देख लो, लौ एवं लौ इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि। और वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है, और यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। तृतीयक क्षेत्र, हालांकि होते तो कई सारे क्षेत्र है, चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है, छठवां भी होता है, उसकी हम लोग विस्तार से बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सेवाएं सिर्फ दी जा रही हैं, यहाँ पे सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे ना तो आप देख रहे हैं कोई प्राइमरी सेक्टर का कोई भी वस्तु आ रही है, ना ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसा कोई चीज दिख रही है, सिर्फ क्या है, सेवाएं यहाँ पे उत्पादित हो रही हैं। और अर्थात यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है, और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई। ये सारे मुद्दों पे हमने चर्चा कर ली हुई है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बनाता है, और बहुत घुमा घुमा के बनाता है, नहीं बोलते हैं कि घुमा घुमा के एक तरह से परेशान करना। ठीक है, ये है इन्फ्लेशन, बहुत परेशान करता है, मुद्रास्फीति। ठीक है, इसके हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देके भी पूछे जाते हैं। हालांकि हम इसकी अलग से चर्चा करेंगे, एक अपने आप में चैप्टर रहेगा ये। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है? कहा जाता है कि ये पेन है, ऐसे समझ लो, ये पेन है, अगर इसका मूल्य बढ़ जाए, मतलब पैसा घट गया, पैसे का जो मूल्य है वो कैसा है, कम हो गया है। हाँ, ये अगर महंगा हो जाए, ये 10 रुपए में मिल रहा था और कल यह 15 या 20 रुपए में मिलने वाला है, तो क्या है, मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर गया है, अर्थात ये महंगा हो गया है।
और इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। एक बार परिभाषा से भी देख लेते हैं कैसे। मुद्रास्फीति से आशय बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, 10 रुपए का था 15 रुपए के मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है, अर्थात मुद्रा कैसी हो जाती है, वस्तु कैसी, महंगी हो जाती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट अर्थात वस्तु महंगी हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। एक और यहां पे टर्म आया हुआ है, डिफ्लेशन क्या होता है, संकुचन क्या होता है, या अपस्फीति क्या होता है। यूपीएससी अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्द देके यही डिफिनेशन पूछती है, और देख लो उसमें क्या है। हमने यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है कि अपस्फीति या संकुचन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, एक बार समझ लो। अपस्फीति से आशय है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट से, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट से है। और भी क्लियर कर देता हूं यहां पे, अपस्फीति मुद्रास्फीति की उलट होती है, अर्थात इस पेन की कीमत मुद्रास्फीति में 10 रुपए से 15 रुपए हो जाती थी, लेकिन जब ये अपस्फीति आएगी, डिफ्लेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, इस 10 रुपए का पेन जो है वो, ये जो 10 रुपए का पेन है वो 8 रुपए में ही मिलने लग जाएगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि अपस्फीति की जो स्थिति है मुद्रास्फीति से बिल्कुल उलट है। जब मुद्रास्फीति की दर 0% से भी नीचे चली जाती है, 0% से नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आ गई। सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट, ठीक है। अब हम बात करते मुद्रास्फीति जनित मंदी कैसे है। स्टैग इन्फ्लेशन हम लोग बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। देख लो एक बार, समझ लो, इस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन। कैसे इसको हम लोग जानेंगे, देखो, उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर, मैं मुद्रास्फीति डिस्कस कर चुका हूं, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, अर्थात मुद्रास्फीति जनित मंदी बोलते हैं। कब, जब मुद्रास्फीति की दर या और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च होते हैं, और यह किसी देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि इस समय मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की दोहरी समस्या एक ही साथ उत्पन्न होती है, और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती है। बात समझ में आएगा आप लोग, बात समझ में आ गई कि जब मुद्रास्फीति मूल्य इसका मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, मुद्रा की दर घट रही है, मुद्रा कैसी हो जा रही है, सस्ती हो जा रही है, ठीक है, तो क्या है, इस पेन की जब कीमत बढ़ रही है, अर्थात मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है और बेरोजगारी दर दोनों एक साथ बढ़ जाएं, तो उसको मुद्रास्फीति जनित मंदी बोलते हैं। ये हमने देख लिया हुआ है, और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्या है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किए गए कार्यों से बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वो बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आपने मुद्रास्फीति को कम कर दिया तो उससे क्या है, बेरोजगारी दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, उससे क्या है, बेरोजगारी दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक मंदी क्या है, रिसेशन, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक टर्म है ये आर्थिक मंदी। अगर आर्थिक मंदी जैसी भारत ने भी समस्याएं जो है झेली हुई है 90s के एरा में, आप देखेंगे, और वो बहुत ही दुखदाई होता है समय। हालांकि आप कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी, चीजें व्यवस्थित कर ली गई थी, चीजें व्यवस्थित कर ली गई थी, लेकिन आर्थिक मंदी जैसी, रिसेशन जैसी वहां पे बातें हो रही थी और वैसी ही स्थिति बनी हुई थी। तो ये बहुत ही भयंकर शब्द है, हम इसको बात करते हैं। आर्थिक मंदी एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट की अवधि होती है, जो कई महीनों तक जारी रहती है। आमतौर पर आर्थिक मंदी की पहचान 2 लगातार तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से की जाती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, आर्थिक मंदी कैसे गिनेंगे हम, 2 लगातार तिमाहियों में, 2
लगातार तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से की जाती है। जीडीपी के मासिक संकेतकों जैसे कि बेरोजगारी में वृद्धि के रूप में भी यह परिस्थिति वृद्धि के रूप में भी यह परिलक्षित होती है। बात समझ रहे हैं यहां पे? आर्थिक मंदी कैसे भयंकर होती है, कैसे खतरनाक टर्म है। लगातार हमारे यहाँ क्या है, लगातार 2 तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल कैसे ठंडे अवस्थे में चली जाती हैं, उनमें गिरावट जारी रहती है और जीडीपी के संकेतक जैसे कि बेरोजगारी में वृद्धि के भी संकेत मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक मंदी बोलते हैं, अर्थात रिसेशन बोलते हैं। और ऐसी स्थिति अमेरिका में कई बार 2008, 1930, भारत में 90s में, ठीक है, ऐसी स्थिति बनी हुई। ठीक है, तो ये हमने देख लिए हैं, आर्थिक मंदी के बारे में चर्चा कर ली हुई। आर्थिक अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन। अब आप लोग भी कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, उसे खुद को मोटिवेट रखना चाहिए। ठीक है, डिप्रेस इंसान क्या बहुत परेशान हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या है, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग उसी तरह से बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक अवसाद किसी चीज क्या है? एक अवसाद, डिप्रेशन, आर्थिक गतिविधि में गंभीर और लंबे समय तक गिरावट को रेखांकित करता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, गतिविधि में गंभीर और लंबे समय तक गिरावट को रेखांकित करता है और अर्थशास्त्र में एक अवसाद को आमतौर पर एक चरम मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात बहुत बड़ा रिसेशन आप कह सकते हैं इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, जो 3 या अधिक वर्षों तक जारी रहता है, जिसके कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक जीडीपी में कम से कम 10% की गिरावट दर्ज की जाती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहां पे कि कम से कम 10% की गिरावट जीडीपी में, वास्तविक जीडीपी में गिरावट जो है वो देखी जाती है, दर्ज की जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक अवसाद। इंसान के साथ में भी ऐसे ही होता है, जब वो लंबे समय तक क्या है, लंबे समय तक सुध-बुध खो देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवसाद की स्थिति में चला जाता है वो। ठीक उसी तरह क्या है, आर्थिक अवसाद की बात की जा रही है यहाँ पे, किसी देश के आर्थिक या अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारे टर्म्स जो है आपको क्या है, याद आएंगे और उसको आप लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे बीच बीच में। बात समझ गए? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बार समझ लो फटाफट, कैसे इसको हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, घरेलू उपभोक्ता की बात की जा रही है यहां पे, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। ठीक है, इसकी गणना कैसे की जा रही है? इसकी गणना वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह, एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, एक कैसा, एक स्टैंडर्ड समूह होता है, उसके औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। खास क्या ध्यान देना, यहाँ पे घरेलू उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान और सेवा की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट देखते हैं, घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है। वर्तमान में इस सूचकांक का आधार जो है, आधार वर्ष क्या लिया गया है? पॉइंट को नोट कर लिया जाए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान सूचकांक का जो आधार वर्ष क्या है? 2012 है। और इस सूचकांक हेतु वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, वर्तमान में जो है ये इसके सूचकांक या कह सकते हैं जो आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, ठीक है, NSSO द्वारा चुनिंदा शहरों से संग्रहित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आंकड़ों का संग्रहण जो है वो डाक विभाग द्वारा किया जाता है। मित्रों, डाक विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों आपने फैक्ट देख लो, फैक्ट देख लो, इसमें क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, नंबर 1, नंबर 2 इसका आधार वर्ष,
नंबर 2, नंबर 3 यहां पे जो इसके आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, और कहां के आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं किसके द्वारा, शहर के आंकड़े किसके द्वारा किए जाते हैं और ग्रामीण के आंकड़े किसके द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। इन मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारी परिभाषाओं को एक बार और वीडियो देखेंगे, सारी परिभाषाएं। वैसे तो मैं इतना खोल के बता रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोक मूल्य सूचकांक क्या है। आप कोई चीज खरीदते जाके एकदम ढेर, जैसे मैं पेन है, इसको एक तरह से पैकेट में हजारों पेन लेते हैं जाके, तो थोक मूल्य सूचकांक, तो इस जो हजारों हमने पेन ले लिए एक साथ में, तो उसका सूचकांक कैसे निकाला जाता है, कौन निकालता है। ठीक है, देख लो एक बार, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, थोक मूल्य सूचकांक जो है वो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है। चिल्लर नहीं सब गिना जाता, इसमें चिल्लर बिल्कुल से भी नहीं गिना जाता है। क्या है इसमें, थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर इसकी गणना की जाती है, WPI को गिना जाता है। ठीक है, और भी इसमें कुछ चीजें हैं, देख लो। इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किए गए मूल्यों की गणना की जाती है। प्रथम चरण देख लो, यहाँ पे उत्पादन के प्रथम चरण में जैसा एकदम से बना ही है, जैसे बना ही एकदम मैन्युफैक्चर हुआ ही है, तभी क्या इसके मूल्य की गणना की जाती है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और भारत में अभी 2011 और 12 के आधार वर्ष के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक की गणना हो रही है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, क्या है आधार वर्ष, 2011 और 12 है। ठीक है, अभी हमने देखा हुआ था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है, 2012 है, और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो क्या है, 11 और 12 है। मूल अंतर आपने समझ लिया हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स देख लो, जैसे कि आप कहीं जॉब करोगे जाके, जो खुद से देना पड़ जाए, खुद ही भरना पड़ जाए, इनकम टैक्स, जैसे आपकी इनकम हो रही, आपकी आय पर जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। वो आपको इनडायरेक्ट नहीं लेती है सरकार, आपसे बोलती है कि आप इतनी कमाई कर रहे हैं, आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। ठीक है, प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति जो है, कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला ही व्यक्ति क्या है, अंतिम भुगतान करता। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार, ठीक है, वजन जो पड़ रहा है, भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती। उदाहरण यहां पे आपको दिए गए हैं, आयकर है, निगम कर है, संपत्ति पर कर है। ठीक है, तो ये सब कैसे है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं किंतु जिसका बोझ प्रकारांतर से उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जैसे मुद्दे की हम लोग यहां पे बात करते हैं। जो कि कैसा है, जीएसटी कैसा है हमारा, जीएसटी पॉइंट को नोट किया जाए, यहां पे जीएसटी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कर का बोझ क्या है, कोई दूसरा, आपने पैसे पे कर दिए और कर का बोझ किस पे, उसी पे डाल दिया, आपको पे करना है जाके हमारी तरफ से, हमारी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है कि उसका बोझ प्रकारांतर से उसी पर पड़ता है। मतलब पड़ता तो हम ही पे, पैसा हम ही को देना है, लेकिन देगा कौन जाके, वो भाई साहब जिससे हमने क्या है, वस्तु खरीदी है। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,
ठीक है, इस पे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, खुद में एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। गुड्स एवं सर्विस टैक्स एक व्यापक गंतव्य आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, जिसमें हर मूल्य वर्धन पर बहुस्तरीय कर उद्ग्रहण इंपोजिशन का प्रावधान किया गया है। पॉइंट को नोट किया जाए, गंतव्य आधारित है ये, जिससे हर मूल्य वर्धन पर बहुस्तरीय कर उद्ग्रहण किया जाता है, इंपोज किया जाता है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। प्रत्येक स्टेप पे, ठीक है, कैसा है ये, बहुस्तरीय कर उद्ग्रहण किया जाता है हर मूल्य वर्धन पर। उपभोक्ता को अंतिम बिक्री पूरा होने तक प्रत्येक चरण में उत्पाद या सेवा में जोड़ा गया प्रत्येक मौद्रिक मूल्य जीएसटी के तहत कर योग्य होता है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे जाएगा हर एक स्टेप पे क्या किया जाएगा यहाँ पे, और वहां पे टैक्सेस को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक नोडल पॉइंट पर करों के संग्रह में सुधार करने और समान जीएसटी कर दर के माध्यम से देश को एकीकृत करने के लिए उद्देश्य से भारत ने 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया हुआ था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब वैल्यू को ऐड करते हुए, एड वैलोरम टैक्स। देख लो एक बार, एड वैलोरम लैटिन भाषा का शब्द है। कहां का भाषा ये शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मूल्य अनुसार जब किसी वस्तु पर उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है तो उसे एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। कैसा? मूल्य अनुसार, जब किसी वस्तु पर उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है। मान लो ये 10 रुपए का पेन, तो इसी 10 रुपए के आधार पर क्या है, 10 रुपए के ही आधार पर टैक्स लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। विशिष्ट कर स्पेसिफिक टैक्स होता है। देख लो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है और ये कैसे लागू होता है, कैसे इसको लिया जाता है, देख लो एक बार। जो कर वस्तुओं के विशिष्ट गुणों पर आधारित हो, मूल्यानुसार नहीं, ध्यान देना यहां पे, जो विशिष्ट गुणों पर आधारित हो उसे विशिष्ट कर कहा जाता है। और यह कर वस्तु के भार, मूल्य नहीं, जैसे 10 रुपए पे ही नहीं, वस्तु के भार पर लगता है, उसके आकार पर लगता है और मात्रा आदि के अनुसार लगाए जाते हैं। मित्रों समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? पैसे, ये इसका 10 रुपए था, हमने देखा एड वैलोरम लग गया, मूल अनुसार लग गया, 10 रुपए पे टैक्स लगेगा। इसका भार क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसका आकार कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विशिष्ट कर में आप देखेंगे ये सारी चीजें गिन ली जाती हैं, मतलब विशिष्ट गुणों के आधार पर इसका टैक्स जो है वो लगाया जाता है। मतलब वस्तु के भार, आकार, मात्रा आदि के आधार पर अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे कपड़ों पर शुल्क उसकी लंबाई के आधार पर लगाया जाता है। आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिया हुआ है। डबल टैक्सेशन क्या होता है? डबल टैक्स, दोहरे कर, डबल टैक्स। यदि एक व्यक्ति किसी एक ही वस्तु के लिए, एक ही सेवा के लिए 2 बार कर देता है तो उसे दोहरा टैक्स या दोहरा कर कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आप में देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, यदि भारत का व्यक्ति विदेश में आय प्राप्त करता है तो उसे एक ही आय पर 2 बार कर देना पड़ता है। एक तो वो जिस देश में रह रहा है वहां पे, और दूसरा अपने देश में, खुद के देश में, ठीक है। तो वहां पे लिख रहा है, एक तो विदेश में भी उसको टैक्स देना होता है, दूसरा भारत में भी, अर्थात जिस देश का वो नागरिक है वहां पे भी उसको टैक्स देना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने देख लिया हुआ है कि भाई यहाँ पे दोहरा कर क्या है, विशिष्ट कर क्या है, एड वैलोरम टैक्स क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ली हुई विस्तार से। कुछ चीजें और हैं जो आर्थिक शब्दावली हम लोग फटाफट कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है, कोई टफ नहीं है चीजें। टैक्स हेवन मतलब देखो यहाँ पे, टैक्स हेवन से आशय है ऐसे देशों से जहां अन्य देशों की अपेक्षा कर की दर बहुत कम होती है या बिल्कुल ही कर नहीं लगता है। ऐसे तमाम छोटे छोटे देश हैं, तमाम सारे द्वीपीय देश कहिए, आइलैंड, तमाम सारे आइलैंड पे बसे हुए देश हैं। वो क्या करते हैं, या तो टैक्स की दर नहीं रखेंगे या बहुत नाम मात्र की रखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज, ठीक है, मेडागास्कर टाइप का, ठीक है, टैक्स हेवन कंट्री है ये। ओके, तो ये सारे कैसे हैं? टैक्स हेवन। ऐसे देश
होते हैं जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों और उद्यमियों को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि उस देश में रहकर जो व्यवसाय या निवेश करेंगे या वहां किसी उद्यम की स्थापना करेंगे तो उस पर उनको कर नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा या कर की दरें बहुत ही कम कर देंगे। ठीक है, ऐसा वो वादा करते हैं। ऐसे देश कर प्रशासन में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते हैं, ना ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। बिल्कुल गुपचुप तरीके से, बिल्कुल सीक्रेट तरीके से क्या है, वहां पे उद्यम स्थापित किए जाते हैं। ना तो आपको वित्तीय जानकारी वहां की मिलेगी और ना ही कोई पारदर्शिता यहां पे देखी जा सकती है। ठीक है, और ये देश उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो टैक्स चोरी करके पैसा इन देशों में जमा करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। अभी देखेंगे तमाम मुद्दा चल रहा है, अमेरिका भी बोलता रहता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ 15% टाइप का कुछ लगाएंगे। मतलब जो भी कंपनी रहेगी, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, जाइंट कंपनीज हैं, अमेजन टाइप की हैं, अमेजन टाइप की, तो वो क्या करती हैं कि ऐसे छोटे देश में चली जाती हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज में। तो वहाँ पे क्या है, ना तो उनको टैक्स देना होता है बहुत ज़्यादा और ना ही वो अपनी पारदर्शिता को बढ़ती हैं, और ना ही आप देखेंगे यहाँ पे कि वित्तीय जानकारी साझा करती हैं। तो इससे क्या है, जो और देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनको नुकसान होता है। तो ऐसा एक बनाया जा रहा है, लोगों जो अमेरिका बात कर रहा है तमाम देशों से कि भाई एक हम क्या करेंगे, एक ही टैक्स रखेंगे, उसको कुछ नाम दिया गया है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बोला जा रहा है हो सकता है इसको 15% तक रखा जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज में भी जाएंगे ना तो वहाँ भी आपको 15% ही देना पड़ेगा। तो ऐसी बातें हो रही हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक तरह से कोई एक रेट तय किया जाएगा। ठीक है, बात समझ गई। आधारभूत संरचना, इसमें तमाम इस बहुत ईजी है, एक बार देख लो। आधारभूत संरचना मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उस संरचना को कहते हैं जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराती हैं। और अगर हम अर्थात करके गिने तो अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए, अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की जरूरत होती है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। जैसे सड़क, बिजली आपूर्ति, रेलवे, वायु पत्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह चीजें जो है ये हम लोग किसमें गिनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनते हैं इसको। ठीक है, आयोजन, प्लानिंग देख लो क्या है। वर्तमान परिस्थिति में और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए और आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। कोई भी आप भी तो नियोजन करते होंगे ना, आपके पास कितना पैसा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैसे आगे हम काम करने वाले हैं, कैसा इसका पैसे का कहाँ में प्रयोग करना है, क्या कर रहे हो आप लोग, प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग कर रहे हो ना। तो वैसे ही यहाँ पे प्लानिंग है, अर्थव्यवस्था में भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना सब लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, ठीक है, हाँ ये तो खत्म हो गया, इतनी ही शब्दावलियां हैं। हाँ अच्छा, और भी शब्दावलियां हैं, हम लोग इस पे और भी बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तमाम सारी ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। एवं मैं आपको वादा करता हूं कि भाई ये सारी जो भी शब्दावलियां हैं आपकी ऐसे मुंह जवानी रटी होंगी एकदम से। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे मैं बता चुका हूं शुरू में, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, चलो ये आप लोग, हाँ जो लोग परेशान नहीं हो, पीडीएफ वालों क्या करेंगे आप लोग, ये टेलीग्राम चैनल है, नाम देख लो, अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल। यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझसे क्या बात करना चाहोगे, अगर कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, ये नंबर से यहां पे आप फोन कर सकते हैं। हाँ, और देखो यार लाइक सब्सक्राइब वाला तो आप देख लो कैसे करना है। अरुणोदय आईएएस ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमने अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमने शब्दावलियों को पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको देखते रहिए और बढ़िया से काम करो, 2-3 बार देख लो, इसको हो जाएगा काम। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। ओके।